अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MTS 646 का फाइनल टर्म सिलेबस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप में से कोई जॉब होल्डर है या किसी के पास इतना नहीं है माइंड के वो सारे सिलेबस को प्रिपेयर कर ले या प्रैक्टिस करने का किसी के पास टाइम नहीं है, तो जस्ट ये वाली वीडियो अच्छे से कर ले तो इंशाल्लाह उसका जो भी सब्जेक्टिव पार्ट होगा वो इसी वीडियो में से कवर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे जो सिलेबस है MTS 646 का ये लेक्चर नंबर 23 से स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर नंबर 23 में हमारे पास है जैकॉब्स मेथड। जैकॉब्स मेथड में अगर आपके पास इसका टाइम नहीं है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सके तो सिंपल मैं आपको बताऊंगी कुछ स्टेप्स, वो स्टेप्स आप अपने माइंड में रख लें। आपके इस पेपर में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप उन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 ये इक्वेशंस गिवन होती हैं। इन इक्वेशंस के साथ आपने ये करना होता है, जो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास होती है वहाँ से आपने एक्स को सेपरेट करना है और बाकी जो रिमेनिंग वेरिएबल वाली हैं इनको आपने यहाँ से इस साइड पे ले जाना है। तो यहाँ पे सिंपल आपने यहाँ पे एक्स की वाली वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे और बाकी जो वैल्यूज हैं इनको यहाँ पे ले जाएंगे। -4z है, इधर आके +4z हो जाएगा। ये +11y है, यहाँ -11y होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये 3 इक्वेशंस बनेंगी। फर्स्ट इक्वेशन में आपने एक्स को सेपरेट करना है, सेकेंड इक्वेशन में वाई को सेपरेट करना है, थर्ड इक्वेशन में यहाँ से जेड को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। ये आपके पास 2 मेथड होती हैं। लेक्चर नंबर 23 में है जैकॉब्स मेथड और लेक्चर नंबर 24 में है गाउस-सीडल मेथड। इन दोनों मेथड्स में आपने फर्स्ट स्टेप में यही करना होता है कि फर्स्ट जो आपके पास इक्वेशन होती है यहाँ से एक्स वाई और जेड को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद आपने ये करना होता है, जो आपने एक्स वाई जेड को सेपरेट किया है इनके ऊपर आपने यहाँ पे खुद आपने राइट करना होता है n+1 और ये जो रिमेनिंग यहाँ पे आपने वैल्यूज़ इस साइड पे लेके आती हैं इनके ऊपर आपने इनके वेरिएबल्स के ऊपर आपने पावर में लिखना होता है n। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे x है तो n+1 इसके ऊपर लिखेंगे, यहाँ y n+1 z n+1 और यहाँ पर ये आप n ये राइट कर देंगे। ऐसा करने के बाद ये आपके पास सेकंड स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में आप इस तरह x y z को सेपरेट करेंगे, सेकंड स्टेप में आप n+1 और n राइट करेंगे। उसके बाद आप लोग फर्स्ट इटरेशन निकालते हैं। अब इटरेशन निकालने का मेथड होता है, इसमें आपने ये करना होता है कि सबसे पहले आपने n की जगह पे 0 पुट करना है। जहाँ पर भी यहाँ पे इन 3 इक्वेशंस में n आ रहा है वहाँ पर आप n की जगह 0 पुट कर दें। पुट करने के बाद देखें अब यहाँ पे y की पावर भी 0 है, यहाँ z की पावर 0 है, यहाँ पर भी z की पावर 0 है। ये 3 इक्वेशंस में जहाँ पर भी पावर 0 होगी ना वहाँ पर आपने उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है 0। मतलब यहाँ पे अगर y की पावर 0 है तो आप यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये जितनी भी इक्वेशंस होंगी सिंपल आपने यहाँ पे इनकी जगह पे 0 पुट कर देना और बाकी ये जो वैल्यूज़ बचेंगी इनको डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा मेथड यहाँ पे जब हम सेकंड करते हैं ना गाउस-सीडल मेथड तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे सिंपल आपने जैकॉब्स मेथड में ये करना होता है कि जहाँ पर भी ये y की पावर 0, z की पावर 0, x की पावर 0, यहाँ पर आपने 0 पुट करना है, बाकी आप इनको डिवाइड करेंगे तो x1 y1 z1 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यही हमने निकालनी होती हैं। फिर उसके बाद सेकेंड इटरेशन में आपने ये करना होता है, जहाँ पर भी ये n आ रहा है यहीं पे आपने जहाँ पर n आ रहा होगा वहाँ पर अब आपने 1 पुट करना है। जो फर्स्ट इटरेशन हम लोग निकालते हैं तो हम n की जगह 0 पुट करते हैं, सेकंड इटरेशन निकालते हैं तो n की जगह 1 पुट करते हैं, फिर n की जगह 3 पुट करते हैं। इस तरह आपने इनको ये सोल्व करना होता है। ये इनको मैंने बहुत डिटेल में अपनी वीडियो में आपको समझाया हुआ है। अगर आपने ज़्यादा डिटेल में इसको समझना है तो आप वहाँ पर लेक्चर्स ले सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मोस्टली आपका सब्जेक्टिव में एक लॉन्ग पूछा जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं होगा कि ये सेकेंड थर्ड इटरेशन तक जाएँ, वो जस्ट आपसे फर्स्ट इटरेशन तक का ही पूछती हैं। तो आपने अगर आपके पास टाइम कम है तो जस्ट फर्स्ट इटरेशन तक की प्रैक्टिस कर लें तो आपका हो जाएगा। उसके बाद है जी लेक्चर नंबर 24। लेक्चर नंबर 24 में आपके पास है गाउस-सीडल मेथड। गाउस-सीडल मेथड में आपके पास फर्स्ट जो स्टार्ट वाले स्टेप्स होते हैं वही स्टेप्स हैं कि यहाँ से आपने फर्स्ट इक्वेशन से x1, यहाँ से आपने x2, फिर आपने x3 और x4 को सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद यहाँ पर आपने इनको उस तरह इटरेशन अप्लाई करनी है। यहाँ पे जो राइट साइड पे होंगे वहाँ पर आपने n और यहाँ पे जो ये वाली वैल्यूज़ होंगी वेरिएबल्स होंगे इनके ऊपर आपने n+1 लिख देना है। खुद से ही आपने लिखना होता है। अब जब भी आपने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये होगा, जब आपने फर्स्ट इक्वेशन निकालते वक्त जब आपने इनकी जगह 0 पुट करना है तो जस्ट आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। ये देखें, और इसमें सिर्फ इतना सा चेंज होता है, इसमें जब आपने n+1 और n लिखना है तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि देखें जब ये फर्स्ट वाली में तो आप n ही पुट करेंगे, यहाँ पे n ही लिखेंगे, यहाँ पर n+1 और यहाँ पर n। बट जब आप सेकेंड इक्वेशन में x2 को सेपरेट करेंगे तो x2 को जब आपने सेपरेट करना है तो अगर आपका x1 होगा तो कहीं पर मतलब वेरिएबल x1 है तो वहाँ उसके ऊपर आप n+1 और अगर x2
से नेक्स्ट कोई वेरिएबल है x3 है x4 है तो उसके ऊपर आपने n लिखना होता है। इस तरह जब आप थर्ड इक्वेशन में आएंगे तो थर्ड इक्वेशन में देखें अगर कहीं पे x1 और x2 है तो उनके ऊपर आपने n+1, अगर कहीं पे x4 है तो उसके ऊपर जस्ट आपने n पुट करना है। और x4 में देखें यहाँ x2 है और x3 है तो आप इनके ऊपर n+1 ही पुट करेंगे। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। मैं यहाँ से एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब आपने x1 के लिए वो n+1 पुट करने तो यहाँ पर n+1, यहाँ पर n, यहाँ पर n, ठीक है। लेकिन जब x2 पे आएंगे ना आप लोग तो आपने देखना है इससे नेक्स्ट वाला अगर कोई वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो आपने वहाँ पर n, बट अगर इसके पीछे वाला कोई वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर आपने n पुट करना है, ठीक है। n+1 यहाँ पर अगर पीछे वाला होगा तो n+1, नेक्स्ट वाला कोई होगा तो n पुट करना है। ये पुट करने के बाद आपने इक्वेशंस बनानी होती हैं, फिर आपने n की जगह 0 पुट करना होता है, n की जगह 0 पुट दें तो ये आपके पास कुछ इस तरह का बन जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि जब आप n की जगह 0 पुट करते हैं तो ये पावर जिसके ऊपर भी, जिस वेरिएबल के ऊपर भी पावर 0 होता है उसका आंसर हमेशा 0 ही होता है। तो इस तरह जब आपने अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करते वक्त आपने ध्यान रखना है इसके ऊपर भी 0 है, इसके ऊपर भी 0 है तो ये तो 0 हो जाएंगी। तो ये 1/2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सेम एज इट इज़ जब आपने ये निकालना है तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर 0 है, ये तो 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे x1 1 है। अब ये वाली वैल्यू अगर आप देखें ना तो ये पीछे अभी हम निकाल के आए हैं, तो यही वाली फर्स्ट इक्वेशन वाली वैल्यू को यहाँ पुट करके डिवाइड करके इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन पे आए, यहाँ पर अगर किसी के ऊपर 0 है तो वो 0 ही हो जाएगा, बट अगर कोई और वैल्यू है, ये देखें यहाँ पे x1 1 है तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करके इसको सोल्व कर लेंगे। इस तरह आपने इनको सोल्व करना है। ये थोड़ा सा चेंज है कि वहाँ पर हम जब हम जैकोब्स में निकालते हैं ना तो हम यहाँ पे n ही लिखते हैं जितनी भी इक्वेशंस होती हैं, बट जो गॉस सीडल मेथड में आपने n ही n+1 भी लिखना है। अगर कोई पीछे वाला वेरिएबल यूज़ हो जाए नेक्स्ट इक्वेशन में तो आपने n+1 अदरवाइज n ही लिखना होता है। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं भी करेंगे, ये वाले स्टेप्स आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपसे इजीली ये हो जाएगा। ये भी हमेशा क्वेश्चन में गॉस सीडल मेथड या जैकोब्स में से कोई एक मेथड हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद होता है जी ये हीट इक्वेशंस के लिए होता है। इसमें सिर्फ इतना सा चेंज होता है, ये जैकोब्स इटरेटिव स्कीम का ना ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले में आपको सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो ये CI है, CI का भी एक फार्मूला होता है ताकि पहले आप CI की वैल्यूज़ निकालें। CI की वैल्यूज़ निकालने के बाद वो वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करेंगे कि तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसमें होता ही है हमारे पास इसको समझने का, बाकी देखें ना जैकोब्स वाला, अगर आपको ये फर्स्ट लेक्चर नंबर 23 24 समझ आ गए हैं ना तो बाकी जितने भी नेक्स्ट आने वाले हैं ना सब में ये मेथड दोनों यूज़ हो रही हैं। तो ये जैकोब्स और सीडल मेथड को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको एक इक्वेशन भी गिवन है, आपको इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस गिवन होती हैं, आपको एच और के की वैल्यू गिवन होती है। इसमें सबसे पहले आपने एन और एम निकालना होता है, और ये हम कैसे निकालते हैं, एन को निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है b - a/h, और ये आपसे अक्सर MCQs में पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे h की वैल्यू गिवन है, b और a की वैल्यू हमारे पास ये वाली होती है, या आपके पास b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। तो b - a/h करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू हम लोग क्यों निकालते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास i और j की वैल्यू क्या होगी और हमने कहाँ तक जाना है, मतलब i को हमने कहाँ तक लेके जाना है और j को हमने कहाँ तक लेके जाना है। तो यहाँ पे देखें ये 5 आया है, तो i जो होता है वो n - 1 के इक्वल होता है, तो n हमारे पास 5 है, 5 - 1 = 4। तो मतलब कि हमने i की वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं 1 2 3 4। तो ये फार्मूला आपने ना, ये दोनों फार्मूले आपने अपने माइंड में रखने हैं, इनको बाकी मैंने एक्सप्लेन अपने लेक्चर्स में किया हुआ है। उसके बाद लैम्डा की अगर आपको वैल्यू निकालनी पड़े, लैम्डा का फार्मूला होता है ये अल्फ़ा k/h के, क्योंकि ये वैल्यूज़ हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले में हमारे पास लैम्डा की वैल्यू भी यूज़ हो रही है। लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद हम 1 + लैम्डा भी निकालेंगे ताकि हम डायरेक्ट यहाँ पे उसका आंसर ही पुट कर सकें। तो हमने 1 + लैम्डा या लैम्डा + 1 ये भी निकाला है। यहाँ पे हमने लैम्डा k/h के ये वाली वैल्यूज़ भी निकाली हैं, और ये वैल्यूज़ हमें यहाँ h k b1 यहाँ पे हमें दी होती हैं। ये वैल्यूज़ निकालने के बाद सिंपल आपने ये वाला फार्मूला राइट करना है। अगर आप फार्मूले में देखें ना यहाँ पे गौर से, क्योंकि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे CI चाहिए, CI का ये फार्मूला है। अब CI निकालने के लिए अगर हम देखें ना तो यहाँ पे हमारे पास ये U11 या U12 U13 जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ होंगी वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो वो निकालने का तरीका ये होता है कि आपके पास कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन होती हैं क्वेश्चन में, उनको यूज़ करते हुए आपने ना ये वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना i - 1 × j, इसमें ये होता है कि अब देखें i की वैल्यू हमने सबसे पहले क्या रखनी है, 1 भी अगर आप रखें, i की जगह 1 रखें तो ये u - 1 और j की जगह भी 1, तो ये हो जाएगा U11, ठीक है। तो मतलब इस तरह की ये वाली वैल्यूज़ निकालने के लिए ना हमारे पास कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन है। वो इनिशियल कंडीशंस पे आती हैं। वो इनिशियल कंडीशन में पहली बात तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास i और j, मतलब i में j की कोई भी वैल्यू है पर i की वैल्यू अगर 0 है ना तो आप उसका आंसर 0 ही लिखना है। मतलब अगर आपके पास है 01 02 03 04, अगर आपके पास कोई ऐसा हो रहा है यहाँ पे U01
है, U02 है, U03 है, U04 है, तो आपने वहाँ पर 0 ही पुट कर देना है। बट अगर ऐसा कोई केस है जिसमें I की जगह कोई भी वैल्यू हो बट J की जगह 0 हो, तो उसका ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है। वो फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। उस फार्मूले के हमें ये है कि UXI 0 sin पाई XI, मतलब कि आपने एक बार इसकी जगह I की जगह 1 रखना है, फिर एक दफ़ा 2, फिर 3 और फिर 4। ठीक है, ये रखने के बाद जब आप यहाँ पे X1, X2, X3, X4 होगा, X1 की वैल्यू हमारे पास से वही वाली वैल्यू होती है जो H की वैल्यू होती है 0.2। फिर X2 की वैल्यू हमारे पास होती है कि आपने 0.2 में 0.2 को ही प्लस कर देना है। फिर X3 होता है कि आपने उसमें फिर 0.2 प्लस कर देना है। X4 निकालने तो उसमें फिर 0.2 प्लस कर दें। तो इस तरह ये प्लस करने के बाद ये साइन पाई 0.2, साइन पाई 0.4, ये करने के बाद आप इसका आंसर निकालेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह फिर आपके पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ये C1 का फिर आपने यहाँ से C1 मतलब I की जगह एक बार 1, फिर I की जगह 2, फिर I की जगह 3, फिर I की जगह 4 रख के आपने C1, C2, C3, C4 निकालना है। ये सिंपल, अब मैं इतनी डिटेल यहाँ पे बता नहीं सकती। उसके बाद फिर आपने जब ये आ जाएगा C1, C2, C3, C4, फिर आपने ये वाला फार्मूला है यहाँ पर आपने एक बार I की जगह 1 रखना है, तब C1 बनेगा। फिर I की जगह 2 C2 हो जाएगा, I की जगह 3 C3, I की जगह 4 C4। ये पुट करने के बाद बाकी आप यहाँ पे वैल्यूज़ आपके पास होंगी, उनको यूज़ करते हुए आप इजीली ये वाला सोल्व कर लेंगे। बाकी अगर वो आपको बोले कि बाद में गॉस सीडल मेथड या जैकोब्स मेथड कोई भी अप्लाई कर दे, तो जो इक्वेशंस आपके पास होंगी इन इक्वेशंस पे उसी तरह आपने n की जगह एक बार 0 रख लेना है, फिर n की जगह 1, 2, 3 जो भी आपको बोला जाए वो आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या इतना लेंथी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है? तो जी नहीं आ सकता। तो आपने सिंपल यहाँ पे सीखना ये है कि ये अगर इस तरह का इस आपको वो I का फार्मूला देंगे, आपको ये कंडीशंस देंगे, आपको ये वाली वैल्यूज़ देंगे, सिंपल आपने ये C1, C2, C3 निकालना होगा। या ये भी हो सकता है कि आपको C1, C2, C3 दे रहे हैं तो आपने ये वाली वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। तो इस तरह के वो करने आपको ये सारे पड़ेंगे, बट इन्हीं के अंदर से उठा के देते हैं। पेपर में इतना लेंथी कभी भी नहीं आता। तो ये आपने ना ये सारे इसकी डिटेल अगर आपको यहाँ से लेक्चर्स की समझ आ रही है तो सिंपल बस आपने ना ये वाले अपने स्टेप्स भी अगर आप अपने माइंड में रखें ना कि हमारे पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमने कौन से स्टेप्स यूज़ करने हैं। आंसर इतना मैटर नहीं करता कि आप ये देखें, आप देखें कितना आप लोग टाइम वेस्ट करेंगे अगर आपके पास या आप इसको सोल्व करने बैठ जाएं, कितना आपका टाइम वेस्ट होगा। कैलकुलेटर पे लेके बैठें, जी आंसर ये नहीं आ रहा, फिर आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ रहे होते हैं मैम आंसर ये नहीं आ रहा तो हम क्या करें। तो ये आंसर इतना मैटर नहीं करता। अगर आप ये स्टेप्स ठीक कर रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक कंसिडर किया जाता है, अगर आपने जो फार्मूले हैं वो ठीक यूज़ किए हैं। उसके बाद है जी लेक्चर नंबर 26, इसमें स्टेबिलिटी एनालिसिस। इसमें से आपका एक शॉर्ट हमेशा आता होता है। ये अगर आप देखें ना मेगा फाइल में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें यह होता है कि ये तो आप सिर्फ MCQs के लिए याद रखें कि ये बाउंडेड कब होता है और ये अनबाउंडेड कब होता है। ये बाउंडेड होता है जब आपके पास जी का मोड ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। जब ये अनबाउंडेड होता है तब होता है जी का जो मोड है लेस देन इक्वल टू 1 होता है। फोरियर मेथड ये आप MCQs के लिए इसको एक नज़र देख लें। बाकी ये ना लेक्चर नंबर 27, 28 में ये है कि आपने स्टेबिलिटी चेक करनी होती है, एक फॉरवर्ड मेथड के लिए, बैकवर्ड मेथड के लिए, और फिर एक थर्ड वन है रैंक निकल्सन मेथड के लिए। इनके जो स्टेप्स हैं वो सारे सेम हैं। अगर आप इसको एक बार इसके स्टेप्स को अंडरस्टैंड कर लें तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आपने ये देखें जब फॉरवर्ड मेथड होगा ना तो यहाँ पर ये आपने लेक्चर नंबर 19, 20 मिड टर्म के सिलेबस में आपको पता होगा कि जब फॉरवर्ड अप्लाई करते हैं या रैंक निकल्सन ये बैकवर्ड ये कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये फॉरवर्ड के लिए हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं UI/J+1 - UI/J ओवर के, और यहाँ पर हमने ये आप अगर सिर्फ याद रख लें फॉरवर्ड वाला भी हो जाएगा बैकवर्ड वाला भी हो जाएगा। बस फॉरवर्ड वाले में यहाँ ये UI/J+1 है, बैकवर्ड वाले में सिर्फ यहाँ पे ये चेंज होगा, बाकी ये सारा फार्मूला सेम होगा। अब स्टेप्स में सिर्फ एक के आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। जब फॉरवर्ड का केस होगा ना तो आपने इसको सेपरेट करना है। यहाँ इस सारे में से इसको सेपरेट करके इस साइड पे रखें, बाकी जो भी इसके साथ है इसको उठाएं और दूसरी साइड पे ले जाएं। अब अगर आप देखें तो ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। ये स्टेप करने के बाद आपने ये देखें ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब जहाँ पर भी आपके पास UI/J आ रहा हो ना तो आपने वहाँ पर इसको पुट कर देना है। ये पुट कर देंगे आप G/J I/IEIKX, जहाँ पर भी ये आएगा ये पुट कर देना है। अगर किसी में यहाँ पे नीचे I-1 है तो मैंने ये आपको बताया था अगर UI/J+1 है, J में 1 प्लस हो रहा होगा तो आपने G के ऊपर जो I है ना J है इसके ऊपर J+1 कर देना है। मतलब यहाँ पे ये जरूरत नहीं है कि हर जगह पे UI/J ही हो, यहाँ पे I-1 भी है तो I-1 है। जब I में -1 हो रहा हो या +1 हो रहा है तो आपने E के ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना X, अगर माइनस हो रहा है I-1 है तो X माइनस डेल्टा X, अगर यहाँ पे I+1 है कहीं पे तो X प्लस डेल्टा X, अगर J-1 है तो यहाँ पे J-1, J+1, J+1। तो ये इसको देखते हुए ना आपने यहाँ पे ये पुट करना होता है। ठीक है, पुटिंग करने के बाद आपने सिंपल
ये जब आप यू आई इंटू जे या यू आई -1 इंटू जे, यू आई +1 इंटू जे, जहाँ पर भी ये आ रहा है ना, यहाँ पर आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। पुटिंग करने के बाद सबसे पहले आपने ये भी देख लेना कहीं पे कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। तो यहाँ पे देखना है कि ये वाली लैम्डा की वैल्यू थी, एक और लैम्डा की वैल्यूज़ थी, तो हमने यहाँ पे उसको कॉमन ले लिया है। कॉमन लेने के बाद अब आपने जहाँ पर ये वाली वैल्यूज़ थी उनको पुट कर दिया है। पुट करने के बाद आपने मतलब यू आई इंटू जे यहाँ पर भी था, आपने ये सारी जी वाली वैल्यूज़ वहाँ पे पुट कर दी हैं। पुटिंग करने के बाद जहाँ पर भी ये आई के एक्स आ रहा है वहाँ पे बीटा पुट कर दें। जहाँ पर भी ये ई की पावर बीटा प्लस ई की पावर माइनस बीटा आ रहा है वहाँ पे 2 कोस बीटा पुट कर दें। जहाँ पर भी 1 माइनस कोस बीटा आ रहा है वहाँ पर 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 पुट कर दें। ये बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, अगर आप इनको एक बार एक स्टेप्स देख लेना तो बाकी मुझे उम्मीद है कि आप पेपर में इसको खुद कर सकते हैं। मतलब ये इतने ईजी सिंप्लीफाई करने वाले ये स्टेप्स हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। ये स्टेप्स करने के बाद ना बस डायरेक्ट आप ये वाला स्टेप लिख दें कि जी का जो मोड है लेस देन इक्वल टू 1 है और ये फॉरवर्ड स्कीम अनकंडीशनली स्टेबल है। जब भी ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो अनकंडीशनली स्टेबल होता है ये, और ये फॉरवर्ड में भी बैकवर्ड में भी रैंक निकल्सन मेथड में भी ये इसका यही आंसर है। तो अगर आप इसको सोल्व कर रहे हो पेपर में बैठ कर, आप देखें कि टाइम कम रह गया है तो डायरेक्ट आप ये लिख दें कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप लिखने के बाद नीचे लिख दें कि ये अनकंडीशनली स्टेबल है, तो आपको इस चीज़ के नंबर वो मिल जाते होते हैं। ठीक है, इस तरह सेम आपके पास ये लेक्चर नंबर 28 भी होता है। लेक्चर नंबर 28 में भी इसी तरह बस आपने यहाँ पे ना ये लिखना होता है यू आई इंटू जे -1, वहाँ पे है यू आई इंटू जे +1, जबकि बैकवर्ड में है यू आई इंटू जे -1। यहाँ पर भी इस तरह आपके एक उठा के यहाँ लेके जाएंगे आप, इस ये मतलब +1 इधर आके -1, फिर यहाँ पे इन दोनों में से माइनस का कॉमन करके माइनस से माइनस कैंसिल, ताकि ये हमारे पास पॉजिटिव रहे। फिर उसके बाद उसी तरह आपने ये वाला जो मैंने आपको भी बताया ये पुटिंग करनी होती है। ये सारे स्टेप्स वही हैं। टाइम ना हो तो डायरेक्ट अगर आप ये लिख देंगे 1/1 + 4 लैम्डा साइंस के बीटा बाई 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये भी हमारे पास क्या है, अनकंडीशनली स्टेबल है। ये हमारे पास थी, ये भी अनकंडीशनल, दोनों ही आपके पास बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी हमारे पास कंडीशनली स्टेबल है। इसके बाद आपके पास है जी क्रैंक निकल्सन मेथड के लिए आपने देखना ये इन तीनों में से ना एक आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है। इसमें थोड़ा सा चेंज ये होता है कि यहाँ पर तो ये फॉरवर्ड वाला ही होता है, बट यहाँ पे ये हमने क्रैंक निकल्सन मेथड को यूज़ करना होता है। इसमें ये होता है I-1 इंटू जे, आई इंटू जे, I+1 इंटू जे, I-1 इंटू जे +1 या I इंटू जे +1, ये सारे इस तरह आपने इन स्टेप्स को यूज़ करते हुए अब इसको भी निकालना है। और इन तीनों में से ना कोई एक हमेशा आपके पेपर में आता होता है, या शॉर्ट में पूछ लेते हैं, कभी वो लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं। तो ये आपने इन तीनों के एक भी अगर आप देख लेना इन तीनों में से, तो बाकी सबके स्टेप सेम है। यहाँ से इस तरह हमने यू आई इंटू जे +1 निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखना यू आई इंटू जे +1, यहाँ पर भी कहीं वो यू आई इंटू जे +1 है, तो उसको हम यहाँ पर लेके आएंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, इधर वाली वैल्यूज़ को यहाँ पर लेके जाएंगे, सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद वही वाले स्टेप्स फिर से यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो एंड पे आपके पास ये आएगा और यहाँ पे आप नीचे लिख देंगे कि क्रैंक निकल्सन मेथड इज़ अनकंडीशनली स्टेबल। अच्छा, अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो मेरे पेपर में ना ये बैकवर्ड आया था। अब बैकवर्ड में अभी कर रही थी तो मैंने टाइम देखा कि टाइम बहुत शॉर्ट था, तो मैंने यही वाला यूज़ किया था मेथड के। बस मैं अभी स्टेप्स कर रही थी, मुझे टाइम कम लगा, तो मैंने डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिखने के बाद ना नीचे लिख दिया कि जी ये जो है ये अनकंडीशनली स्टेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें अच्छी से GPA थी, मतलब मुझे फील हो गया था कि ये मेरा क्वेश्चन उन्होंने ठीक ही किया है। तो अगर इस तरह का कोई इशू बन जाए ना तो आप लिख दिया करें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये आंसर आया है, तो मतलब वो समझ जाते हैं कि आपने ये सारी पुटिंग की है और सब कुछ करने के बाद आपका एंड में यही आंसर आया है। तो आंसर लिखने के बाद डायरेक्ट नीचे ये वाले स्टेटमेंट लिख दें तो आपको इसके नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद जी लेक्चर नंबर हमारे पास 29 से 34 तक हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें हमने वो 5 पॉइंट फार्मूला और डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला यूज़ किया था। इसकी डेरिवेशन कर लीजिए, हो सकता है आपके शॉर्ट में पूछ लें, क्योंकि 2-3 स्टेप्स ही होती हैं कि यहाँ से आपने ये लिखने के बाद फिर आपने इन ये दोनों आपके पास होते हैं डेल एच के इक्वल, फिर आप उसको यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास ये एक फार्मूला आ जाता है। ये वो सिंपल आपसे ना अक्सर शॉर्ट में सिंपल वो पूछ लेते हैं कि जी ये स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला लिखें, उसको डिराइव भी ना करें, उसको जस्ट लिखें, तो वो आपने लिखना होता है। वो ना ऐसा करते हैं, वो खुद वो टाइम को मैनेज करते हैं। अगर वो किसी लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कोई ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन दे दें तो वो शॉर्ट इस तरह से बनाती हैं कि शॉर्ट में आपको कम टाइम लगे। मतलब इस तरह का भी होती हैं शॉर्ट आपके जिनका आंसर में जस्ट वो आपने सिर्फ फार्मूला ही लिखना होता है। तो ये अक्सर आपके फार्मूला आ जाता है पेपर में, तो ये फार्मूले आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले आपको ये इनिशियल कंडीशंस गिवन है, ये एच और के की वैल्यू गिवन है, यहाँ से आपने एन की वैल्यू निकाल के आई और जे की वैल्यू निकालनी होती है। ये निकालने के बाद यहाँ पे ये मैंने आपको बहुत दफ़ा मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ना ये मैसेज करके पूछा होता है, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ। ये देखें ये ना कैसे निकालनी होती हैं। ये इनको ऐसे निकालना होता है कि ये जो आपके पास है ना U22, अगर सबसे पहले इसको जो निकालना होता है ना इसकी वैल्यू, इसका जो मेथड है वो सबसे चेंज है। फिर उसके बाद हमने
ये जो डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला उनको यूज़ करते हुए स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला, डायगोनल वाले जो होती हैं ना, डायगोनल वाले ये वाली होती हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यूज जो हैं ये डायगोनल वाली होती हैं। ये अब ये यहाँ पे आपको में भी नज़र ना आए, ब्लर हो जाता है। तो ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ना, U13, U11, U131 और U22, ये वाली वैल्यूज़ ये आपके पास डायगोनल वाली होती हैं। इन पे आपने डायगोनल वाला फार्मूला यूज़ करना होता है। और ये जो ये वाली 4 वैल्यूज़ होती हैं ना, ये वाली और ये वाली, ये आपके पास स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला यूज़ होना होता है। सबसे जैसा वैल्यू पहले हम वैल्यू निकालते हैं, हम U22 की वैल्यू निकालते हैं। U22 की वैल्यू निकालने का फार्मूला ये होता है कि इसमें जो अपने कॉर्नर्स पर वैल्यू है ना, ये वाली, ये और ये, इनकी वैल्यूज़ का प्लस करना होता है। अगर अब प्लस करने के बाद इसका 4 पे डिवाइड करना होता है। और ये करने के बाद सिंपल ये होता है कि यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो यही सबको कन्फ्यूजन थी कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 100 है, 1 + 100, फिर यहाँ पे अगर आप देखें 0 है और यहाँ पर 1 है, +0 + 1 और इसको 4 पे डिवाइड। ये अगर आप करें ना, उसको वही वाला फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने इसमें वो डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। तो इसमें ये होता है कि 100 + 1 + 1 ये 102 / 4। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो मैंने आपको करवाया था, इसमें अगर आप देखें ना, इसी तरह ना आपने ये स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला वाले और ये जो मतलब डायगोनल वाले हैं उनको आपने U11, U31, U13, U33 इनको आपने उसी के अकॉर्डिंग लिख के बनाना होता है। फिर डायगोनल वाले जो होती हैं उनका आपने लिखना होता है। बट ये जो मिड वाला होता है ना, इसमें आपने ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो आंसर तो इसका 25 आना चाहिए। बट यहाँ पर अगर मैं देखो तो मेरे पास तो आंसर कोई और आ रहा है। तो इसमें ना जब भी आपने ये बिल्कुल जो मिड वाला होता है ना, इसकी वैल्यू जब भी आपने निकालनी है तो आपने ये करना होता है कि जहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखना कि U04 है, U04 और यहाँ पे है U44 और यहाँ पर है U01 और यहाँ पे है U14, U00 है और साथ यहाँ पे U40। अब यहाँ पे ना सिंपल आपने जब भी मिड वाली वैल्यू निकालनी है ना, तो आपने ये करना है कि अगर I और J में कोई भी एक 0 है ना, तो उसका आंसर 0 ही आएगा। इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0, इसका आंसर भी 0। सिर्फ ये U44 ये 100 है और 100 को यहाँ पे लिख के इसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पे 25 ही आंसर आ जाएगा। मतलब जब भी आपने U2 की वैल्यू निकालनी है तब आपने ये 4 लिखने तो हैं, बट यहाँ पर अगर उनमें से कोई ऐसा है जिसमें I और J की जगह 0 आ रहा हो, तो आपने उसकी जगह 0 ही पुट करना है। बाकी जो एक वैल्यू बच जाएगी उसको लिखने के बाद उसको 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर होगा वो आ जाएगा। इस तरह आपने ये सारी डायगोनल वाली और सिंपल जो 5 पॉइंट फार्मूला है वो यूज़ करते हुए सारी वैल्यूज़ निकालनी है। निकालने के बाद फिर आपने ये देखें, उसके बाद ये इक्वेशंस आपके पास कुछ बस ये 9 इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है। ये यहाँ तक बल्कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका सोल्व हो जाएगा। सिंपल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इजी है और ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। इसमें सिंपल वो आपसे ये पूछते हैं, ये आपको वैल्यू खुद से देते हैं और ये आपसे पूछते हैं कि जी ये वाली वैल्यूज़ निकालें। ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ही उठा के दें कि U11 में निकालें, U22, U33, U44, वो आपसे कोई भी 2 पूछ सकते हैं। तो ये देखें U22 आपको पता है कि ये बिल्कुल दरमियान में आएगा, तो आपने उसमें ये वाला फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया, अगर वो किसी डायगोनल वाले का पूछ रहे हैं तो आपने वो डायगोनल वाला फार्मूला, अगर वो वैसे किसी का पूछ रहे हैं तो आपने स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हुए आपने इनकी वैल्यूज़ को निकाल के कर देने सोल्व इसको, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम जी लेक्चर नंबर 25, एग्जाम्पल 25। इसमें आपके पास ये है कि इसी तरह आपको इनिशियल कंडीशन, अब ये ज़्यादा डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है। तो इसमें भी आपने सिंपल, अब देखें बार बार आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन होना और इसमें जस्ट आप फार्मूला ही यूज़ करें। ये फार्मूला ये डिराइव करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे इसको डिराइव करें, तो बार बार इसको ना डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने अब ये फार्मूला लिखना है। ये फार्मूला जो भी आपका होता है डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला, ये लिखने के बाद आपने, अच्छा यहाँ पे ना अगर आप U लिख लें या W लिख लें तो वो एक ही बात होती है। तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, कहीं उन्होंने यहाँ पे U यूज़ किया हुआ है, कहीं ओमेगा यूज़ किया हुआ है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब इसमें आप लोगों ने खुद बोला है कि N की वैल्यू भी 4 है और M की वैल्यू भी 4 है, तो आप फिक्स कर दें। N का आपको पता है कि जब आप I की वैल्यू निकालते हैं तो N -1 होता है, 4 - 1 करेंगे 3 हो जाएगा, तो I की वैल्यू 1 to 3 हो जाएगी। तो सिंपल अपना अब आपने ये करना है कि J = 3 और अब आपने इसमें J की जगह 3 पुट के I को 1 2 3 रख के 3 इक्वेशन बनानी है। फिर J को 2 फिक्स कर दें, फिर J को 2 रख के I को 1, फिर J को 2 रख के I को 2, J को 3 रख के J को 2 रख के I को 3। इस तरह मतलब ये आपके पास ना 9 इक्वेशंस बनती हैं। एक बार J को 3 फिक्स करके I को 1 2 3 रखेंगे, 3 इक्वेशन, J को 2 रख के I को 1 2 3 रखेंगे, J को 1 रख के I को 1 2 3 रख के ये 9 इक्वेशंस बन जाएंगी। अब इन 9 इक्वेशंस पे आपने बिल्कुल उसी तरह
इसको इस तरह सॉल्व करना है। ये आपको ये गिवन होती है ना कुछ ये वाली, ठीक है, इसमें ये आपने खुद से करना होता है। ये 200 है अगर आई और जे की वैल्यू, तो इसको अगर आप डिवाइड करें तो ये मैंने आपको निकालना बहुत इसको ईजी मेथड से मैंने आपको बताया था कि ये आपने फिर ये x1 x2 x3 इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालनी होती हैं ये आपने निकालनी है। ये इसमें यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है मैश पॉइंट्स, कि मैश पॉइंट्स कैसे निकालने हैं। ये अक्सर आपके शॉर्ट में ना वो सिर्फ इतना सा पार्ट उठा के पूछते हैं और ये बाकी सारा आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको मैंने अपनी हर वीडियो में बताया था कि इसका ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है, L इज इक्वल टू आई प्लस m माइनस 1 माइनस आई एन इज इक्वल टू n माइनस 1, ये जी है सॉरी, ठीक है। इसमें आपको खुद से वैल्यू देती हैं, वो खुद से कहते हैं कि जी आई की जगह आप रखें 4 और जे की जगह आप लोग रखें 3 और इसके मैश पॉइंट निकालें। तो जहाँ पर आई आएगा वहाँ पे 4, जहाँ पे जे आएगा वहाँ पे 3 रख के इसको m और n की वैल्यू वो खुद से आपको देते हैं, वो आप निकालते हैं। और ये देखें इस तरह ये तो क्वेश्चन का पार्ट है ना, तो इस वजह से उन्होंने सबसे पहले जे इक्वल टू 1 रखा, फिर आई इक्वल टू 1 2 3 जे को 2 रखे, फिर आई को 1 2 3 पुट किया, फिर जे को 3 पुट करके आई को 1 2 3 पुट किया। तो ये आपके पास ये आंसर्स आती हैं 7 8 9। अच्छा अब ये ना इनको लिखते कैसे हैं, इनको लिखने में भी मैंने आपको सिखाया था कि अभी मैंने आपको बताया कि ये वो है। इसमें ना हमने फर्स्ट वाली में जे को 1 और आई को 1 रखा है, इसमें हमने जे को 1 आई को 2 रखा है, मतलब कि यहाँ पे जे 1 है और आई भी क्या है 1 है। तो ये हमारे पास है ओमेगा 1 1, ठीक है, और इसमें आपके पास आंसर 7 आया तो ये ओमेगा 7 के इक्वल है। तो ये इस तरह हम इसके निकालते हैं। ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा देखें डिटेल में एक्सप्लेन किया था अपने लेक्चर्स में, इनको वहाँ से आपने अच्छे से समझ लेना है। ये जो है ना ये आपके क्वेश्चन आपके शॉर्ट में हमेशा पूछा जाता है। फिर आपने ये निकालने के बाद लिख लेना होता है कि W11 ये W7 के इक्वल है, W12 ये W8 के इक्वल है, W13 W9 के इक्वल है। तो ये सारे इस तरह आपने लिख लेने हैं। फिर इनकी आपने यहाँ पे इक्वेशन ये जो ऊपर ये इक्वेशंस बनी थी आपने उनको इसी तरह सेट कर लेना है। इस पर गॉस सीडल मेथड को अप्लाई कर देना है। मेथड अप्लाई करेंगे तो ये आपका ये देखें इस तरह से इजीली सोल्व हो जाता है। गॉस सीडल मेथड में मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पर n और यहाँ पर n+1 और यहाँ पे अगर कोई पीछे वाला आ रहा हो तो हम n+1 लिखते हैं, कोई आगे वाला आ रहा हो तो n लिखते हैं, फिर इस पर इटरेशन पुट करते हैं, n को 0 रखते हैं, फिर उसकी वैल्यूज़ का पुट करके सारा सोल्व कर लेते हैं। तो ये सारे हमने ऐसे करने हैं, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर आपका स्टार्ट होता है 34 35। इसमें भी सेम इस तरह के देखें मैं जल्दी में बता रही हूँ, लेकिन ये है कि यहाँ से भी आप अगर ये लेक्चर्स वाले ये वाले इनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना तो आपका सारा इंशाल्लाह पेपर इन्हीं में से हो जाएगा। सिंपल इसमें भी अब देखें अब नेक्स्ट उन्होंने जितने भी लेक्चर्स आएंगे उनमें कहीं पर भी उन्होंने मैच पॉइंट्स खुद से नहीं निकाले हुए, जस्ट उन्होंने आंसर लिखे हुए हैं कि अगर आप आई और जे की जगह 1 1 पुट करेंगे तो आंसर 1 आएगा, मतलब W11 इज इक्वल टू W1। आई को 2 जे को 1 पुट करेंगे तो आंसर 2 आएगा, तो मतलब W21 इज इक्वल टू W2। तो ये आपने खुद से निकाल लेनी है। इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करते हुए कैसे वैल्यूज़ निकालनी होती है वो भी मैंने आपको बताया था। फिर इस तरह ये सारे स्टेप्स वही वैसे ही रिपीट होंगे जितने भी अब नेक्स्ट आएंगे ना। सबसे पहले आपने इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ निकालनी है, फिर आपने मैच पॉइंट्स को यूज़ करते हुए कुछ वैल्यूज़ निकालनी है, फिर आपने आई और जे की वैल्यू पुट कर देनी है। और ये हमेशा ए की वैल्यू वो खुद से बताते हैं कि आप आई को और जे को 1 रख लें या आई को 2 जे को 1 रख लें। इस तरह वो खुद से आई और जे की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बता देती हैं ताकि वो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो आपको जे को 1 और आई को 1 2 3 कहें तो आपने जे को रख के ना 1 फिक्स करके उसी में आई को 1 फिर जे को उसी तरह 1 रखे, आई को 2 फिर जे को 1 रखे, आई को 3 पुट करके इस तरह इक्वेशंस बना के उसमें वैल्यूज़ यूज़ करके पुट करके फिर उसमें गॉस सीडल मेथड n+1 n वाला वो पुट करने के बाद आप उस पर अप्लाई कर दें n की इक्वल टू 0 और उसको सोल्व कर लें तो आपका ये इजीली सारा सोल्व हो जाता है। ये अगर आप स्टार्ट वाले अच्छे से कर लेना तो ये एंड वालों में आपको बिल्कुल कोई मुश्किल हो ही नहीं सकती। बाकी कहीं से भी आपको समझना है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ये मैं आपको साथ साथ तब बता दूँगी। वैसे ये देखें लेक्चर नंबर 34 35 है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही कि ये कैसे किया तो आप सर्च करें लेक्चर नंबर 34 35 वाली जो वीडियो है उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। फिर ये कुछ आपके पास ना डायग्राम गिवन होती है, डायग्राम को देख के तो क्वेश्चन को सोल्व करना मज़ीद ईजी होता है क्योंकि ये आप इन्हीं को देखते हुए वैल्यूज़ आपको पता चल जाती हैं। सिंपल पुटिंग करने के बाद आप ये सोल्व कर लेती हैं, ठीक है। तो इस तरह के पेपर में आती हैं और ये 2 तरह के फार्मूले होते हैं। स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला भी होता है एक, जिसमें अगर आपके पास h इज इक्वल टू k हो तब क्या फार्मूला होता है, और जब h इज़ नॉट इक्वल टू k हो तब क्या फार्मूला होता है, ये मैंने आपको बताया था। अगर आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते तो आप ना इसके मेगा फाइल को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। मेगा फाइल का सोल्यूशन भी मैंने अपलोड किया हुआ है, इनका डिफरेंट फार्मूलाज हैं मैंने वो भी अपलोड किए हुए हैं। तो आप कहीं से भी तैयारी करेंगे ना इंशाल्लाह आपकी हो जाएगी, ठीक है। और उस तरह ये देखें हर किसी में यही मेथड है कि आपने इक्वेशंस बनाने के बाद n+1 n वाली वैल्यू पुट ये इक्वेशंस बनानी है, फिर आपने n की जगह 0 पुट करना है, ऊपर जो वैल्यूज आती जाएंगी वो नेक्स्ट आने वाली इक्वेशंस में यूज पुट करते जाएंगे और आंसर को निकालते जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी अगर आप कहें ना कि मुश्किल है तो मुझे तो ये मुश्किल नहीं लगा
था, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं होता था, मैं कभी भी प्रैक्टिस नहीं करती थी। मैं सिर्फ स्टेप्स याद रखती थी कि अच्छा ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मैंने ये वाले स्टेप्स यूज़ करने हैं। अब जैसे अगर मैं इसी की बात करूँ, इसमें मेरे पास था कि इसमें h इक्वल टू k है, तो मैंने ये वाला फार्मूला लिखना है सबसे पहले, फिर मैंने मैच पॉइंट्स को यूज़ करते हुए कुछ वैल्यूज़ निकालनी है, क्योंकि इतना ज़्यादा तो लेंथी नहीं पूछते थे। बस कुछ होता था कि एक बार जे और आई की वैल्यू वो देंगे, मैं इस तरह इक्वेशन बना लूँगी, उस पर गॉस सीडल मेथड को अप्लाई करूँगी, n इक्वल टू 0 पुट करूँगी। मैंने कभी भी सॉल्व करके चेक नहीं किया कि क्या ये आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो आंसर इतने गौर से चेक नहीं करते, सिर्फ आपका मेथड चेक हो रहा होता है कि जो स्टेप्स आप लिख रहे हैं क्या वो स्टेप ठीक लिख रहे हैं। और मैं इन्हीं स्टेप्स को कॉपी पेस्ट कर करके मैं चेंज करती रहती थी ताकि मेरा टाइम बच जाए। तो ये आपने टाइम का खास ख्याल रखना है, उन्हीं को कॉपी पे मतलब अगर आपने फर्स्ट ये लिखा है सेकंड भी इसी तरह का है तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें और उसी को थोड़ा बहुत एडिट कर लें। हाफ़ करने के बाद मैं जाके उसको पेस्ट कराती थी, फिर मैं हाफ़ सॉल्व करते फिर जाती थी ताकि वो मेरा टाइम मैनेज होता रहे और जाके मैं टाइम चेक करती रहूँ कि मेरे पास टाइम बहुत कम तो नहीं रह गया। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि वो एक क्वेश्चन बहुत लेंथी होता है, हम उसको सॉल्व करने लग जाते हैं और जब तक वो हमारा सॉल्व होते हैं वहाँ पे LMS पे जाते हैं तो टाइम एंड हो चुका होता है, तो हमारा वो कॉपी पेस्ट वाला सीन नहीं होता, तो हमारी मेहनत जब ऐसे वेस्ट जाती है ना तब बहुत दुख होता है। तो इसलिए ऐसा होता है कि आप सबसे पहले मतलब थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पे जाकर कॉपी पेस्ट करते रहें। और एक बार और भी होती है जो इस तरह के पेपर्स होती हैं ना, MTS 641 हो गया, 646 हो गया, 601 हो गया, इसमें ना आप ये ना करें कि आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन 1 अगर आपने सब्जेक्टिव स्टार्ट किया है ना तो आपने देखा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अगर आपने देखा कि वो आपको आता है तो आप उसको सोल्व करने लग जाएँ। नहीं, आप ना ये करें कि एक बार जितने भी सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ रहे हैं ना आप उन सबको गौर से देखें, क्योंकि मोस्टली आपको पता है ऐसा होता है वीडियो में तो लाजमी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो उसी तरह का कोई और क्वेश्चन भी होता है जो नेक्स्ट आने वाले मतलब लॉन्ग में आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 में 4 में इस तरह आ जाते हैं। तो उसमें पता क्या होता है कि फिर आपको देखते हैं ना कि इस तरह 1 वाला ही कोई और भी है तो आप उसको वो बिल्कुल मतलब कट नहीं करते, आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके वो आपके 2 क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं। 6, 4, 5 में मुझे अभी तक याद है मैंने ऐसे किया था कि मेरे 2-3 क्वेश्चन थे उनके स्टेप्स ना सेम ही थे, तो मैं उसी को एडिट कर करके ना वो दूसरा क्वेश्चन कर रही थी, तीसरा कर रही थी, तो इस तरह 603 में भी मैंने ऐसे ही किया था। तो पता नहीं आपको ये मेरी बात की समझ आई है या नहीं आई है, लेकिन इस सिंपल आप देखें ना इस सब में मेथड सेम है, सब में गॉस सीडल मेथड यूज़ हो रहा है, सब में मैच पॉइंट्स निकाल रहे हैं, सब में वही कुछ हो रहा है। तो आप देखें ना कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 किसी और से मिल रहा है, क्वेश्चन कोई और क्वेश्चन 2 हैं वो सेम है, तो आप पहले एक क्वेश्चन को करें, उसको रेज ना करें, उसको आप सिंपल उसी में चेंज करके आपका दूसरा क्वेश्चन भी वहीं से बन जाता है, तो इससे आपकी काफ़ी हद तक टाइम की बचत हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास लेक्चर नंबर 36 है, इसमें भी अगर आप देखें ना तो सेम वही वाली चीज़ें नेक्स्ट जितने भी आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें यूज़ हो रही हैं, बस यहाँ पे फार्मूला चेंज है कि इसमें आपके पास h इक्वल टू k नहीं है। जब आपके पास देखें ना h 0.5 है, k 0.25 है, जब इस तरह के कोई क्वेश्चन हो तो आपने फार्मूला ये वाली चीज़ ऐड करनी होती है, इसमें h और k की वैल्यू का स्क्वायर लेकर उनको पुट करके उसमें +1 करके उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना होता है। सिंपल ये चीज़ होती है। बाकी उस तरह आपने इनिशियल पॉइंट्स को देखते हुए वो वैल्यूज़ निकालनी है, आपने उसी तरह मैच पॉइंट्स को देखते हुए वैल्यू निकालनी है, उसी तरह आपने गॉस सीडल मेथड अप्लाई करना है, उसी तरह आपने फर्स्ट इटरेशन निकालनी है। तो ये जितने भी हैं ना ये सारे आपने बिल्कुल ऐसे करने हैं, इनमें कुछ भी चेंज नहीं है। हाँ, इनिशियल पॉइंट्स के निकालते वक्त ना काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अगर आपको इनकी समझ कहीं से ना आए ये आप मुझसे लाजमी पूछेगा, ये मैं आपको अगेन इनको अच्छे से समझा दूँगी। बाकी ये तो आपको अब तक समझ आ चुकी होगी कैसे हम लोग गॉस सीडल मेथड वगैरह ये सारे हम लोग इसको पुटिंग शूटिंग करते हैं, ये तो अब आपको समझ आ ही चुकी होगी। ठीक है, ये तो आपने अच्छे से करने। ये एक क्वेश्चन होता है, ये लाजमी आपके पेपर में आता है कि LU डिकम्पोजिशन मेथड होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि L को हम ये जो मैट्रिक लिखते हैं कैसे लिखते हैं, U का कैसे लिखते हैं, फिर उनको सिंपल आपने ये मल्टीप्लाई करना होता है, फिर ये LY इक्वल टू B करके ही हमने ना कुछ वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। ये बहुत ईजी होते हैं, ये मैट्रिक निकाल के इनको सोल्व करना है, ये उनसे पीछे वालों से भी ज़्यादा ईजी होता है और इससे ना मोस्टली वो एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेते होते हैं। बाकी सब तो आपको पता है वो सेम है, सब में से एक यही वाला मेथड है, थोड़ा सा चेंज है, तो वो इस मेथड से लाजमी एक पूछते हैं, तो ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये उसके बाद लेक्चर नंबर 38 है, इसमें भी आपने ये देखें ये डायगोनल पॉइंट्स के लिए ये फार्मूला होता है और ये रिमेनिंग पॉइंट्स के लिए फार्मूला होते हैं। इन फार्मूला को अच्छे से रट्टा लगा लें, सिंपल सी बात है और ये इंतहा के ईजी है। ये मैंने आपको बताया था कि इनको यूज़ करते हुए आपने ये वाले फार्मूले कैसे लिखने हैं, ये मैंने आपको अपनी वीडियो में अच्छे से बताया था। ये फार्मूले अगर आपको समझ आ गए ना कि U5 के लिए, U7 के लिए, U9 ये मतलब डायगोनल के लिए हमने कैसे लिखना है और रिमेनिंग पॉइंट्स के लिए हमने कैसे लिखना है, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। सिर्फ ये फार्मूले बस आपको आने चाहिए, फिर वो आपसे कोई भी आप इनमें से कोई
वैल्यू पूछेगा तो आपने सिंपल ये फार्मूला लिख के वैल्यू पुट करके आपने आंसर उनको निकाल के दे देना होता है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ना ये सारे सेम ऐसे ही करने हैं, ये बहुत ईजी हैं। इनकी प्रैक्टिस करने के भी मैं कहूँ ना, अगर आपके पास टाइम कम है आप सिर्फ इसके लेक्चर्स ले लें, और लेक्चर्स लेने के बाद ना आप लिखें मेथड का नेम, सबसे पहले गॉस सिडल मेथड, फिर उसके बाद सेकंड मेथड, उसके बाद थर्ड मेथड के मेथड देख के ना फिर आप इसको ये दिखाएं कि अगर इसका कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको यही वाले स्टेप्स को यूज़ करूँगी या करूँगा तो मेरा ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप आपने लिखा सेकंड मेथड का नेम, इसमें आपने देखा अगर इसमें इनिशियल कंडीशन गिवन होगी वो मैं कैसे निकालूंगा, अगर इनिशियल कंडीशन इस तरह की हुई तो मैं कैसे करूँगा, या मैच पॉइंट्स मैंने कैसे निकालने हैं। ये आप अपने मैथ सिर्फ माइंड में इन चीज़ों को रिवाइज़ कर लेना, तो वो सॉल्व ना भी करें तो आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर उसके बाद ये एंड में उन्होंने इन्हीं को अगेन रिपीट किया हुआ था। गॉस सिडल मेथड के लिए फार्मूला लिखा था, पॉइजन इक्वेशन के लिए लिखा था। ये मैंने आपको ना अपने मेगा फाइल की वीडियो में बताया था कि पॉइजन इक्वेशन के लिए, और ये जो दूसरी होती है इक्वेशन लेप्लास इक्वेशन, ये आप लोग कब यूज़ करते हैं। पॉइजन इक्वेशन में वो जीरो के इक्वल नहीं होती, इक्वेशन लेप्लास में जीरो के इक्वल हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, और ये हम लोग देखते हैं कि वो जीरो, ये अगर जीरो के इक्वल है तो हम ये लेप्लास होती है, नहीं है तो वो पॉइजन इक्वेशन होती है, ठीक है। तो ये आपने इनको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये इंतहाई ईजी है। ये अगर आप लगे ना 2 घंटे, मैं कहती हूँ अगर आप बैठ के सिर्फ 2 घंटे इन पर लगा लें तो आप इजीली इनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट एनी प्रैक्टिस। आप इसके फार्मूला को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, फार्मूला लिखें। अगर फार्मूला नहीं है तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको फार्मूला का जो PDF है ना वो मैं आपको सेंड करूँगी। उन फार्मूलों को रट्टा लगाएं, फिर उसके बाद मेथड लिखें, उनको अपने माइंड में रिवाइज़ करें, और वहाँ पर जाकर फार्मूला लिखें। वो स्टेप्स जो आपने अपने माइंड में याद किए हुए होंगे उन स्टेप्स को यूज़ करते हुए स्टेप लिखेंगे तो बस आपका इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। ये सारे बिल्कुल इसी तरह करने वाले हैं। ये मैंने कुछ आपको ये सब्जेक्टिव के उसका बताया था कि ये मेगा फाइल में ये वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये आपने कैसे करने हैं, ठीक है। इनका मैंने PDF भी शेयर किया हुआ है अपने ग्रुप में। तो ये अगर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, आप बिल्कुल भी ज़्यादा लेक्चर्स नहीं ले सकते, तो आप ये मेगा फाइल वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं ना आप इनको अच्छे से कर लें। तो ये क्वेश्चंस करने से ही आपका काफ़ी हद तक सब्जेक्टिव जो है ये क्लियर हो जाएगा। ये मैं ख्याल में 17 या 18 इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं, तो ये आपने लाजमी करें। उसके बाद एंड में मैंने इसका ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने लिखे थे कि लेक्चर नंबर 23 में कौन से फार्मूला यूज़ हो रहे हैं, 25 में, 26, 28, 29 में जो फार्मूला यूज़ हो रहे हैं इनका मेरे पास PDF मौजूद है। इनकी आपने लेनी है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगी। ये फार्मूले हैं, इनको अच्छे से रट्टा लगाना है आपने, ज़्यादा भी ना कर सके। अगर आप वहाँ पे फार्मूला ही लिख के आ जाए ना तो आपको अच्छे भले वहाँ से नंबर मिल सकते हैं। चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।